अध्याय 7। यदि पहले से कुछ भिन्न था तो वह यह कि दीपडुंग हुआ, जो इतने लंबे समय से बीमार होने का नाटक कर रहा था, रानी का स्वागत करने आया था। महारानी अब भी पहले की तरह शांत थी, मानो उन्हें नहीं लगा कि बुद्ध की पूजा करने के बाद महारानी डोवगर का हरम में आना कोई खास बात थी। ट्रांग लेक येन को इस दीपडुंग हुआ को देखने में दिलचस्पी थी। दीप थुक डुंग अभी तक गर्भपात के बाद प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन उसकी पदावनत छोटी बहन पहले ही मंच पर पहुंच चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह छोटी बहन थी या बड़ी बहन जिसने महारानी डोवगर का पक्ष जीता था। दीप थुक डुंग यहाँ है। घोषणा समाप्त होने से पहले कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी नजरें दरवाजे की ओर घुमा ली। केवल ट्रांग लेक येन ने अभी भी दीपडुंग हुआ पर ध्यान दिया, क्योंकि उसने पाया कि जब उसने हिजड़े की घोषणा सुनी तो दीपडुंग हुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। यह खुश नहीं, बल्कि व्यंग्यात्मक लग रहा था। दिखने के मामले में दीपडुंग हुआ वास्तव में दिपथुक डंग से अधिक उत्कृष्ट थी। इसके अलावा वह अपनी बड़ी बहन की तुलना में अधिक हंसमुख और जीवंत दिख रही थी। अगर वह एक पुरुष होती तो वह निश्चित रूप से दीपडुंग हुआ को थोड़ा अधिक पसंद करती। हालांकि इस दीपडुंग हुआ का व्यवहार हमेशा थोड़ा आकस्मिक लगता है। यह अपेक्षाकृत उदार भी है। आज उसकी ऐसी अजीब अभिव्यक्ति क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ईर्ष्या करती है कि दीपथुक डुंग की वर्तमान स्थिति उससे अधिक है? लेकिन यह स्पष्टीकरण थोड़ा सा मजबूर लगता है। गर्भपात के कारण दीपथुक डुंग हाल ही में बाहर नहीं गई है। हालांकि वह कुछ हद तक ठीक हो गई है, लेकिन उसका रंग पहले से ज्यादा थका हुआ है। आपकी उपपत्नी रानी को नमस्कार करती है। दीपथुक डुंग ने विनम्रतापूर्वक एक तरफ हटने से पहले महारानी को उचित ढंग से सलाम किया। जब उनकी नजर दीपडुंग हुआ पर पड़ी तो वे थोड़ी तेजी से आगे बढ़ी। महारानी मुस्कुराईं और बोली, हमारी आखिरी मुलाकात को काफी दिन हो गए हैं। क्या तुम अभी तक ठीक हो गई हो? बोलने के बाद उन्होंने हुआन गोक से कहा, दीपथुक डुंग के लिए एक सीट की व्यवस्था करो। आप भी दिपे डुंग हुआ के बगल में बैठो। शायद पिछले कुछ दिनों में दोनों बहनों को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला होगा। ट्रांग लेक येन ने रानी के कोमल भाव को देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। वह वास्तव में रानी होने के योग्य थी। वह यह भी जानती थी कि उसकी बहनें मिल रही हैं या नहीं और बातचीत कर रही हैं या नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ बहुत सी महिलाएं थीं और हैं जो यहाँ पर कृपालु थी, लेकिन किसी ने भी उसके सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। यह देखा जा सकता था कि उसके तरीके वास्तव में असाधारण थे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, महाराज। मैं ठीक हूँ। दीपथुक डंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी जिसका उसके साथ कोई भाग्य नहीं था या कुछ और। दीपडुंग हुआ ने उदासीनता से दीपथुक डंग को देखा जो उसके बगल में बैठी थी। थोड़ा झुकी, अपनी आवाज कम की और हंसी, बहुत समय हो गया है। मुझे यकीन है कि बड़ी बहन ठीक हो गई होगी। यह सुनकर दीपथुक डुंग ने धीरे से मुस्कुराया, जैसे कि वह असहाय होते हुए भी सहनशील हो। छोटी बहन बड़ी बहन को पिछले कुछ दिनों से उससे मिलने नहीं आने के लिए दोषी ठहरा रही है। दीपडुंग हुआ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर दीपथुक डुंग की ओर देखा। उसकी आंखें चौकन्नी थी, मानो वह उसकी मुस्कान के नीचे छिपी सभी भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखना चाहती हों। फिर अचानक उसका चेहरा फूल की तरह चमक उठा। हम बहनें हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। छोटी बहन इतनी छोटी सी बात के लिए बड़ी बहन को क्यों दोषी ठहराएगी? पिछले कुछ वर्षों में मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं वह भोली भाली बच्ची नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। शाही उपपत्नी थुक ने अपना चाय का प्याला उठाया,
दोनों ये बहनों को अपने प्रेम दृश्य को निभाते हुए देखा, फिर दूसरों की ओर देखा। अन्य उपपत्नी सभी चाय की चुस्की ले रही थी, परवाह न करने का नाटक कर रही थी, लेकिन उनकी नजरें ये बहनों पर टिकी थी। केवल शाही उपपत्नी चियू, जो बहुत बूढ़ी नहीं थी, बहुत अच्छे से चाय पी रही थी। यह अज्ञात था कि उसे वास्तव में परवाह नहीं थी या वह सिर्फ परवाह न करने का नाटक कर रही थी। पिछले साल ये परिवार में अचानक एक बुरी घटना घटी और महारानी डोवगर ने 1 साल तक हरम के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए बुद्ध की पूजा करने जाने का बहाना बनाया। ये परिवार का मामला, सम्राट ने केवल एक सरसरी सजा दी। इस महीने की शुरुआत में ये परिवार ने कुछ ऐसे काम किए जो सम्राट को पसंद आए। महारानी डोवगर ने तुरंत बौद्ध समारोह समाप्त कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि यह एक संयोग था या जानबूझकर किया गया था। इस स्थिति में महारानी, जो हमेशा सौम्य और सदाचारी की भूमिका निभाती थी, क्या सोचती? शाही कुलीन पत्नी शू ने अपने मुंह के कोने पर मुस्कान को छिपाने के लिए अपना कप उठाया, धीरे से पानी की सतह पर चाय की पत्तियों को उड़ा दिया। यह सिर्फ एक मजाक था। उसे विश्वास नहीं था कि सम्राट हार मान लेगा और दीप परिवार को अपने हरम की सारी शक्ति लेने देगा। अगर सब लोग यहाँ हैं, तो चलो रानी माँ का अभिवादन करें। रानी ने हुआ नगोक का हाथ थामा, सभी की ओर देखा और फिर बाहर निकल गई। चांग लैक येन पालकी पर सवार होकर समूह के साथ खांग एन पैलेस की ओर चल पड़ी, जहां रानी माँ रहती थी। रानी की पालकी को 12 मजबूत किन्नरों ने उठाया हुआ था, जो गरिमामय और असामान्य रूप से राजसी दिख रहे थे। उपपत्नी और उससे ऊपर की सभी को 8 हिजड़े उठा रहे थे। तीसरी रैंक और उससे ऊपर की सभी को सिर्फ 4 लोग उठा रहे थे। 5वीं रैंक और उससे ऊपर की सभी को सिर्फ 2 लोग उठा रहे थे। बाकी को पैदल चलना पड़ा। इसलिए यह देखा जा सकता था कि यहाँ वर्ग विभाजन कितना स्पष्ट था। कांग एन पैलेस दक्षिण पूर्व में था, सम्राट के कियानझेंग पैलेस से काफी दूरी पर। सम्राट के रवैये और कल महारानी डोवगर से उनके बात करने के तरीके को देखकर चांग लैक येन को एहसास हुआ कि दोनों के बीच भावनाएं बहुत गहरी नहीं थी। लेकिन यह स्वाभाविक है। थान तुयन सम्राट की कार्यशैली को देखते हुए वह निश्चित रूप से रानी माँ को दरबार या अपने हरम के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। नीचे हिजड़े ने एक लंबी रिपोर्ट दी। पालकी रुकी, धीरे धीरे नीचे उतरी। चांग लैक येन ने थिन्ह ट्रुक का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ और खांग एन पैलेस का मूल्यांकन किया। सभी पीढ़ियों की रानी माताओं का निवास वास्तव में सामान्य उपपत्नी महल की तुलना में अधिक गंभीर था। अंदर चांग लैक येन को अभी तक रानी माँ की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं मिला था, जब उसे सम्मान देने के लिए उपपत्नियों के साथ घुटने टेकने पड़े। क्योंकि रानी माँ ने लंबे समय से सम्मान नहीं दिया था, इसलिए अब उन सभी को एक भव्य घुटने टेकने की रस्म निभानी थी। जल्दी उठो, मैं इन सामाजिक शिष्टाचारों के प्रति सख्त नहीं हूँ। राजमाता मुस्कुराईं, रखैलों को खड़ा होने दिया, फिर उच्च पद वाली रखैलों को स्थान प्रदान किया। उनके चेहरे पर दयालुता और मित्रता का भाव दिखाई दिया। हालांकि 40 की उम्र में इतनी कोमल व्यवहार करने वाली महिला, चांग लैक येन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, यह नकली लगा। हालांकि उसका दर्जा कम नहीं था, फिर भी उसके पास आगे की पंक्ति में बैठने की योग्यता नहीं थी। इसलिए हालांकि उसे सीट दिए जाने का सम्मान था, फिर भी वह पीछे एक छिपी हुई जगह पर बैठी थी। महारानी डोवगर ने अपनी सुंदरता दिखाने वाली सुंदरियों के एक कमरे को देखा। महारानी के हाथ थपथपाए और कहा, मैंने कुछ दिनों से हरम के मामलों पर ध्यान नहीं दिया है। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वास्तव में कुछ और सुंदरियां मिल गई हैं। रानी ने महल में चांग लैक येन जैसे निम्न स्तर के नए लोगों की ओर देखा और विनम्रता से उत्तर दिया, सम्राट राज्य के मामलों में मेहनती हैं।
मुझे लगता है कि सम्राट के हरम को पूरक बनाना भी आवश्यक है, इसलिए मैंने कुछ नए लोगों के प्रवेश की व्यवस्था की है। हाँ, आप एक उदार और गुणी व्यक्ति हैं। मैंने सुना है कि आपकी चचेरी बहन इस साल महल में आई है। मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। बाहर आओ और मुझे उससे मिलवाओ। पिछले वाक्य में रानी की उदारता और सदाचार की प्रशंसा की गई थी, और अगले वाक्य में रानी द्वारा अपने चचेरे भाई को महल में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। क्या यह रानी माँ उसकी प्रशंसा कर रही थी या जानबूझकर उसे भ्रमित कर रही थी? चांग लेकयेन ने एक खूबसूरत महिला को हल्के गुलाबी रंग की कमर कसने वाली पोशाक पहने हुए बाहर निकलते देखा। वह केवल 17 या 18 साल की थी। अकेली खड़ी वह काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन महल में अनगिनत सुंदरियों के बीच वह साधारण लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह महल में प्रवेश करने के बाद से केवल एक उपपत्नी थी। उपपत्नी ने रानी माँ का अभिवादन करने के लिए झुककर प्रणाम किया। रानी माँ ने शांति से उसे एक कंगन से पुरस्कृत किया। फिर बिना एक और शब्द कहे उसने दीप बहनों का उल्लेख किया। सम्राट के वंशजों की वंशावली पहले से ही छोटी है, और अब दीप थुगडुंग का गर्भपात हो गया है, जिससे मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ। महारानी डोवगर ने महारानी की ओर देखा। महारानी, आप और सम्राट कई वर्षों से पति पत्नी हैं, इसलिए आपको सम्राट को अधिक सलाह देनी चाहिए। महारानी ने फिर भी पहले की तरह सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चांग लेकयेन ने यह दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, महारानी होना वास्तव में कठिन काम है। न केवल अपने पति को उसकी रखैलों का प्रबंधन करने में मदद करना, बल्कि रखैलों को जन्म देने की देखभाल भी करनी है। अगर रखैलों के बहुत कम बच्चे हैं, तो उसे उसकी सास द्वारा याद दिलाया जाएगा, चाहे रखैलों के अधिक या कम बच्चे हों। यह थान तुयन डे का निजी मामला है। महारानी की सलाह का क्या उपयोग है? अक्षम बहू। रानी ने स्वीकार नहीं किया, केवल क्षमा मांगने के लिए खड़ी हो गई। रानी माँ ने समझ में सिर हिलाया। आपको हर रोज हरम के कामों से निपटना पड़ता है। यह सच है कि आप बहुत व्यस्त हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि आप एक नेक इंसान हैं, लेकिन हरम के काम कभी खत्म नहीं होते। आपको बादशाह पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महारानी ने जल्दी से हाँ में जवाब दिया, लेकिन फिर भी हरम के काम का जिक्र नहीं किया, जैसे कि वह महारानी डोवगर के शब्दों में छिपे अर्थ को नहीं समझ पाई। चांग लेकयेन ने यह मजेदार दृश्य देखा। मन ही मन अपने दिल में भावुक हो रही थी, जैसा कि महारानी डोवगर से उम्मीद थी। महारानी, उनके द्वारा कहा गया हर वाक्य सुंदर था, और एक भी वाक्य ऐसा नहीं था जिसमें उनके शब्दों में सुई न छिपी हो। सम्राट आ गए हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि सम्राट भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं। यह शो और अधिक रोमांचक होता जा रहा है। चांग लेकयेन खड़ी हुई। उसने थान तुयेन डे को कमरे में प्रवेश करते देखा, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और झुक गई। आज माँ के घर पर बहुत भीड़ है। फोंग कैन ने रानी माँ को नमस्कार करते हुए अपने हाथ जोड़े, उनके दाहिनी ओर बैठ गया। कमरे में सुंदरियों को देखा। जब उसकी नज़र दीप बहनों पर पड़ी, तो वह थोड़ा रुका और रानी माँ से कहने लगा, मौसम गर्म है, माँ को और आराम करना चाहिए। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। महारानी डोवगर ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट को मेरी परवाह है। बेशक मैं बहुत खुश हूँ। जब तक माँ सुरक्षित और स्वस्थ हैं, मैं निश्चिंत हूँ। फोंग कैन ने नक्काशीदार सुनहरे रेशम की लकड़ी से बना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। अगर माँ को अकेलापन महसूस हो, तो दीप थुगडुंग और दीप डुंग हुआ को बुलाओ और बात करो ताकि उनकी उदासी दूर हो सके। रानी माँ मुस्कुराईं, सिर हिलाया और हाँ कहा। फिर थोड़ा सा संदेह हुआ, वान मी ने क्या गलत किया था जिसके कारण सम्राट ने उसे डुंग हुआ के पद पर पदावनत कर दिया। सम्राट ने शांति से अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया। हाल ही में माँ को बुद्ध की पूजा करने के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए वह नहीं जानती कि हरम में क्या चल रहा है। मेरे पास अभी भी कुछ स्मारक हैं जिन्हें मैंने मंजूरी नहीं दी है।
माँ, बस दीप थुक डुंग से पूछो और तुम्हें इसका कारण पता चल जाएगा। इतना कहकर वह रानी माँ का अभिवादन करने के लिए खड़ा हुआ और चला गया। ट्रांग लेक ने रानी माँ के चेहरे पर जमी मुस्कान को देखा और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। क्या सम्राट यहाँ रानी माँ से मिलने आया था या इस बार उसे चेतावनी देने आया था? कौन जानता है। सम्राट के ये शब्द सुनने के बाद महारानी डोवगर का अब अंतरंग सास बहू का अभिनय करने का मूड नहीं था और थोड़ी देर बाद उसने सभी को जाने दिया, यहाँ तक कि ये बहनों को भी नहीं रखा। सम्राट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर महारानी डोवगर ऊब गई थी तो वह बस ये बहनों को बात करने के लिए बुला सकती थी। वास्तविक उद्देश्य महारानी डोवगर को यह बताना था कि मैं जानता हूँ कि आप सभी ये परिवार के सदस्य हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेरे विचारों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यह चाल, हालांकि अनजाने में की गई थी, बहुत कारगर थी। अगर सम्राट बेकार था तो महारानी डोवगर यह सब संभालना चाहती थी, लेकिन अगर सम्राट के पास पहले से ही असली शक्ति थी और महारानी डोवगर अभी भी उन चीजों तक पहुंचना चाहती थी जो उनकी नहीं थी, तो देखने के लिए कुछ दिलचस्प होगा। ट्रांग लेक पालकी पर बैठी थी। उसके सामने तू च्यू डोंग था जिससे उसने पहले कभी बात नहीं की थी। यह महिला तू च्यू डोंग इतनी कमजोर और कमजोर लग रही थी, मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाए। वास्तव में एक प्रतिभाशाली महिला। ऊपर लटकते हुए चमकते सूरज को देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए उसने मन ही मन सोचा, हरम वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं। बिना किसी तरकीब के यहाँ जीवित रहना मुश्किल होगा। भावुक होने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि तू च्यू डुंग के दोनों कोमल गाल लाल हो गए थे, पसीने से लथपथ थे। उसके सुंदर और कोमल हाव भाव लोगों को पहली नजर में दया आ गई। टकरा जाना, चाय का प्याला जमीन पर गिर गया और कई टुकड़ों में टूट गया। रानी माँ शांत भाव से खड़ी हो गई। मेरा हाथ कांप रहा है, इसे साफ करो। जी श्रीमान। महल की दासी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। राजमाता ने फर्श पर बिखरे चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर नजर डाली, पलटी और भीतरी कमरे में चली गई। कई दिन बीत गए थे। सम्राट ने उपपत्नी का कार्ड नहीं दिखाया था और राजमाता ने भी कुछ नहीं कहा था। बेशक महारानी अभी भी जिंगयांग पैलेस में एक पहाड़ की तरह मजबूती से बैठी हुई थी। पूरा हरम अजीब तरह से शांत था। मौसम गर्म था। बहुत से लोग शाही बगीचे में टहलने के लिए जाने में रुचि नहीं रखते थे। जुआंग लुओयान इतनी मूर्ख नहीं थी कि इस स्थिति में बाहर जाकर इधर उधर घूमे। कोई भी व्यक्ति जो आंखें रखता था देख सकता था कि महारानी डोवगर हरम के मामलों में हस्तक्षेप करने की योजना बना रही थी, लेकिन महारानी भोली बनने का नाटक कर रही थी। सम्राट भी अनिच्छुक था। 2 दिन पहले एक निश्चित उपपत्नी ने महारानी डोवगर का पक्ष लेने का इरादा व्यक्त किया। कल महारानी ने उसे चेतावनी देने का अवसर पाया। ऐसा लग रहा था कि महारानी भी एक सख्त चरित्र थी, लेकिन महारानी ने ऐसा किया, लेकिन सम्राट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इससे सम्राट का रुख और अधिक स्पष्ट हो गया। महाराज, खांगान पैलेस से कोई व्यक्ति आपको संदेश देने आया है, जिसमें कहा गया है कि महारानी माँ ने आपको दोपहर के भोजन के बाद खांगआन पैलेस में एक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया है। वान टिच पास आया और धीरे से बोला, इस नौकर ने सुना है कि कई अन्य मालिकों को भी आमंत्रित किया गया है। नाटक देख रहे हो? ट्रांग लेक ने अपनी भौहें उठाईं। क्या मंच पर नाटक मंच के बाहर के नाटक जितना ही अच्छा था? इसे स्थापित करने में रानी माँ का उद्देश्य क्या था? महाराज को याद है, मैं जाने से कैसे मना कर सकता हूँ। ट्रांग लेक आलस से खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। मुझे दोपहर के भोजन के लिए बुलाओ। थिना ट्रुक और वान टिच ने एक दूसरे की ओर देखा।
अपने मालिक के शांत भाव को देखकर उन्होंने सोचा कि आज का मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्होंने राहत महसूस की और चले गए। रानी माँ ने और किसे भेजा? शाही उपपत्नी थुक सौंदर्य टॉवर पर लेटी हुई थी। उसके पास 2 महल की नौकरानियां खड़ी थी। इस समय उसके शब्द भी थके हुए लग रहे थे। मेरे प्रभु, मैंने सुना है कि वहां रानी कुलीन संगिनी निन्हा, कुलीन संगिनी न्हू, कुलीन संगिनी तू, कुलीन संगिनी दीप थुक डोंग, कुलीन संगिनी तो, कुलीन संगिनी चियो सुंग, कुलीन संगिनी येन, कुलीन संगिनी तोंग, कुलीन संगिनी लैम और कुलीन संगिनी दीप डोंग हुआ है। लांग सा ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। कुछ लोग नहीं। शाही उपपत्नी थुक हल्के से मुस्कुराई। रानी माँ ने उपपत्नी लैम को भी आमंत्रित किया। हाँ, शायद हाल ही में पदावनत हुए दीप डुंग हुआ को लैम टैन के साथ दूसरों की बात छिपाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लांग सा ने उत्तर दिया। कौन जानता है इसका क्या मतलब है? शाही उपपत्नी थुक ने अपनी आंखें खोली। वैसे भी यह उसके और महारानी के बीच का एक नाटक है। चलो बस देखने का आनंद ले। दोपहर के भोजन के बाद ट्रांग लाकियेन ने अच्छे से कपड़े पहने, पालकी में सवार हुए और रानी माँ के महल की ओर चल पड़े। दोपहर की कड़ी धूप में उसने अपने माथे को हाथ से ढक लिया और सामने चल रहे जुलूस को देखने लगी। अगर वह गलत नहीं थी तो वह सम्राट का क्रॉस था। महाराज, पीछे वाला कंसोर्ट चियू जैसा दिखता है, काओ डुक ट्रुंग ने धीमी आवाज में कहा। वास्तव में सम्राट की पालकी पर छतरी लगी हुई थी, इसलिए फोंग कैन को धूप में नहीं रहना पड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बहुत धूप है, वह यहाँ क्या कर रही है? हाँ, संभवतः खांग आन महल तक, काओ डुक ट्रुंग ने बताया। आज रानी माँ ने मास्टर्स को शो देखने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसा लगता है कि यह इसी समय है। माँ वास्तव में बहुत उत्साहित है, फोंग कैन ने बाहर चमकती हुई धूप को देखते हुए शांति से कहा। ऐसी स्थिति में स्मारकों को संभालने के बाद मुझे भी आकर सुनना चाहिए। त्रांग लैकियेन ने सम्राट के जुलूस को दूसरी दिशा में मुड़ते हुए देखा, यह जानते हुए कि वह इस समय खांग आन पैलेस में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, जल्दी जाओ। अगर हम रानी माँ को बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। कांग आन पैलेस में पहुंचकर महारानी और ये बहनें पहले से ही वहां मौजूद थीं। झुआंग लुओयान थोड़ी देर बैठा रहा और दूसरी रखैलें भी एक के बाद एक आती रहीं। यमदूतों द्वारा प्रस्तुत नाटकों की सूची को देखते हुए झुआंग लुओयान ने चुनने से इनकार कर दिया। पहला कारण यह था कि उसे ये चीजें पसंद नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि उसे उन नाटकों की विषय वस्तु का पता नहीं था। अगर वह गलती से किसी की वर्जनाओं को छू लेती तो यह अच्छा नहीं होता। पहला नाटक पहले ही शुरू हो चुका था। यह एक हंसमुख और जीवंत नाटक था। झुआंग लुओयान ने मंच पर अभिनय कर रहे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को देखा, अपने मुंह को रुमाल से ढक लिया और जम्हाई ली। बूढ़े लोग केवल जीवंत और हर्षोल्लासपूर्ण दृश्य देखना पसंद करते हैं। रानी माँ ने मुस्कुराते हुए रखैलों से कहा, तुम जो भी नाटक पसंद करो, चुन सकती हो, केवल मुझ पर ध्यान मत दो। सभी ने हाँ कहा, लेकिन किसी ने भी ऐसा नाटक चुनने की हिम्मत नहीं की जो रानी माँ को पसंद न हो। कुछ नाटकों के बाद महल से कुछ जादूगर बाहर आए। उनके प्रदर्शन ने ट्रांग लैकियेन को देखने में दिलचस्पी पैदा की। अन्य रखैलें भी चौंक गईं और लगातार प्रशंसा करती रहीं। यह जादू है, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में आंखों का धोखा है। रानी माँ ने हंसते हुए कहा, न केवल वे फुर्तीले हैं, बल्कि वे अभिनय करना भी जानते हैं। आपकी महारानी क्या सोचती हैं? बहू को नहीं पता था, लेकिन अब जब माँ ने कहा है, मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो यह सच है। रानी ने प्रशंसा भरी नजरों से कहा, ये प्रदर्शन साहसिक और अनोखे दोनों थे।
मैंने तो बस इतना ही कहा था कि सही या गलत, यह तो केवल वे ही जानते हैं। रानी माँ ने मंच पर कलाकारों की ओर इशारा किया, किसी को कुछ इनाम देने के लिए बुलाया, फिर आह भरते हुए कहा, अगर इस समय मेरे पास कुछ बच्चे होते तो यह अधिक जीवंत और मजेदार होता। रानी जानती थी कि रानी माँ जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह कई सालों तक रानी रही थी। उसने सम्राट से तब शादी की थी जब वह अभी भी क्राउन प्रिंस था, लेकिन उसने एक राजकुमारी को जन्म दिया जो युवावस्था में ही मर गई। मुख्य रानी होने के बावजूद कोई संतान न होना वास्तव में एक घातक दोष था। भले ही उस समय उसका दिल दुख रहा था, फिर भी उसे अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखानी थी। पहला राजकुमार और दूसरा राजकुमार अभी भी छोटे हैं। जब वे बड़े हो जाएंगे तो वे इधर उधर दौड़ भाग कर सकेंगे। उसने महारानी विधवा को पंखा झलते हुए कहा, जब मौसम ठंडा होगा, अगर महारानी विधवा को छोटे राजकुमार की याद आती है तो बच्चों को उनके सम्मान में यहाँ आने दे। क्या महारानी डोवगर नहीं चाहती थी कि वह दीपथुक डंग के गर्भपात के कारण असहज महसूस करें? वह अभी भी इस थोड़ी सी असहजता को सहन कर सकती थी। ट्रांग लेक येन ने दो लोगों की लड़ाई सुनी, मन ही मन महारानी के अभिनय की प्रशंसा की। आम तौर पर इस स्थिति में लोग अवाक रह जाते, लेकिन महारानी फिर भी कहानी को बदलने में सक्षम थी कि महारानी डोवगर छोटे राजकुमार को याद कर रही हैं। उसने सुना कि इन दोनों राजकुमारों को हियेनफी और निन्फी के महलों में पालने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें पालने के लिए भेजा गया था और उनके नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया था। यह स्पष्ट था कि सम्राट का इन दोनों राजकुमारों की स्थिति को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। आगे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की त्वचा और मांस कोमल होते हैं। अगर वे गलती से किसी चीज से टकरा जाते हैं तो वे डरेंगे नहीं। रानी माँ ने धीरे से बात की। कलाकारों को मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखना जारी रखा, जिससे पता चलता है कि वह रानी के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी। इस सामंती युग में सास और बहू के बीच का रिश्ता लगातार संघर्षपूर्ण लगता था, लेकिन महिलाएं एक दूसरे के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी करें? ट्रांग लेक येन ने चुपचाप आह भरी, अंगूर को छीला और अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि अंगूर स्वादिष्ट थे, लेकिन छीलने पर उनका छिलका बहुत चिपचिपा था। उसने अपने हाथ पोंछने के लिए तौलिया लिया, अब वह उन्हें छूना नहीं चाहती थी। थिना ट्रुक उसे पंखा झल रहा था, इसलिए उसने एक कप चाय डाली और धीरे से कहा, महाराज, यह चाय ताजगी देने वाली है। चियू सुंग नगी की यह महल की नौकरानी वास्तव में एक विश्वासपात्र है। येन क्वी टैन ट्रांग लेक येन के बगल में बैठी थी और थिना ट्रुक की ओर देख रही थी, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, लेकिन वह जानी पहचानी लगती है। वह हर दिन मेरी सेवा करती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कंसोर्ट येन मुझसे परिचित है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने येन क्वी टैन के शब्दों में छिपे अर्थ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे अब याद आया, क्या यह वही छोटी महल की नौकरानी नहीं है जो पहले कंसोर याओ की सेवा करती थी? उस समय आपने कुछ गलत किया था और आपको भगा दिया गया था। बाद में जब याओ टैन ने एक छोटी राजकुमारी को जन्म दिया और मर गई, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शाही उपपत्नी झाओ की सेवा करने आएंगे। उपपत्नी येन ने अपनी भौहें उठाईं और ट्रांग लेक येन की ओर देखा। उपपत्नी चियो वास्तव में इसके बारे में नहीं जानती। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया। मेरे पास इतने सारे सेवक हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। मैं अतीत के बारे में पूछने कहाँ जा सकता हूँ, जब तक कि वे अब पूरे दिल से मेरी सेवा करते हैं। छोटी बहन वास्तव में एक सरल व्यक्ति है। उपपत्नी येन ने अनुमान लगाया कि ट्रांग लेक येन सिर्फ सतही तौर पर जिद्दी हो रही है, इसलिए उसने मुस्कुराकर चाय की चुस्की ली और जादू की चाल देखने के लिए मुड़ गई।
थिनर ट्रुक को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उपपत्नी येन को यह बात अभी भी स्पष्ट रूप से याद होगी। उस वर्ष वह वास्तव में उपपत्नी ड्यू के बगल में सेवा करने वाली एक महल की नौकरानी थी, लेकिन उपपत्नी ड्यू का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। उसने केवल एक छोटी सी गलती की और उसे भगा दिया गया। शुरू में तो यह मामला कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उपपत्नी येन को ऐसा कहते हुए सुनकर यह थोड़ा अलग लगा। महल के स्वामी मृतक स्वामी के सेवकों या अपमानित स्वामी के सेवकों को काम पर रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये सब दुर्भाग्य के संकेत थे। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने अपने स्वामी की ओर देखा। यह देखकर कि उसका चेहरा अभी भी हमेशा की तरह शांत था, वह थोड़ा शांत हुई। सम्राट आ गए हैं। बादशाह कई दिनों से हरम में नहीं गया था। अब जब किन्नरों ने खबर सुना दी थी, तो रखैले पैरों के बल खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि बादशाह उन्हें पसंद करेगा और फिर उनका पक्ष लेगा। आज का शो वाकई बहुत रोमांचक था। फोंग कैन थोड़ी देर के लिए जादू देखने के लिए बैठ गया, फिर बोला, मैंने शुरू में सोचा था कि दीप थुक डुंग के बच्चे के बिना मैं लंबे समय तक दिल टूटा रहूंगा, लेकिन आज मुझे बहुत सुकून मिला है। जैसे ही सम्राट ने बोलना समाप्त किया, महारानी डोवगर के चेहरे पर मुस्कान लगभग गायब हो गई, लेकिन वह मदद नहीं कर सकी और आगे बोली, मुझे लगता है कि हरम में माहौल का बहुत भारी होना अच्छा नहीं है। अगर सम्राट को बच्चे पसंद हैं, तो दीप थुक डुंग को एक और बच्चा पैदा करने दें। बहुत दुखी मत हो। मैं बस दिल टूटा हुआ हूँ। मैं अभी भी जवान हूँ। माँ को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोंग कैन ने चाय का एक घूंट लिया और विनम्रता से कहा, माँ सुरक्षित और स्वस्थ है। लंबी उम्र है जो मेरे लिए पहले से ही सबसे बड़ी खुशी है। अगर मैं अभी भी माँ को अपने हरम के मामलों की चिंता करने के लिए परेशान करना चाहता हूँ, तो मैं अयोग्य हूँ। यह सुनकर रानी माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, खुद को रोकने की कोशिश की और कुछ देर तक नाटक देखा। फिर कहा कि वह थक गई है। जो लोग बैठे थे, वे सब उठ खड़े हुए और विनम्रता से जाने को कहा। ट्रांग लेक येन ने साफ देखा। रानी ने राहत की सांस ली। पालकी कुछ दूर जा चुकी थी। अचानक एक छोटा सा हिजड़ा उसके पीछे भागा, यह पहचानते हुए कि यह काओ डुक ट्रुंग के बगल में बैठा छोटा हिजड़ा था। ट्रांग लेक येन ने तुरंत कहा, इस हिजड़े को क्या हो गया है? महाराज, सम्राट ने आपको कुछ ठंडी चाय की पत्तियां इनाम में दी हैं। हिजड़े गांव ने इस नौकर को इसे आपके पास लाने को कहा है। छोटे हिजड़े ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का डिब्बा था। उसके अंदर की चाय की पत्तियां उच्चतम गुणवत्ता की होनी चाहिए। ट्रांग लेक येन उसे धन्यवाद देने के लिए पालकी से उतर गया। छोटे हिजड़े के जाने का इंतजार किया और फिर से पालकी पर चढ़ गया। अपने हाथ में लकड़ी के डिब्बे को सहलाया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे चाय की पत्तियों की हल्की खुशबू आ रही थी। काओ डुक ट्रुंग ने टियू एन तु को वापस आते देखा और पूछा, क्या तुम अभी तक चाय लाए हो? मैनेजर को रिपोर्ट करते हुए, इसे डिलीवर कर दिया गया है। मास्टर चियू ने इस नौकर को आपको धन्यवाद देने के लिए भी कहा है। छोटे हिजड़े ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मालिक हमें धन्यवाद दे। काओ डुक ट्रुंग ने छोटे खोजे के सिर पर दस्तक दी और फिर मुड़कर अंदर चला गया। छोटे खोजे ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, यह जानते हुए कि मुख्य खोजी सम्राट को रिपोर्ट करने गया है। ट्रांग लेक येन ने थिनर ट्रुक को अपने सामने घुटनों के बल बैठे देखा, नई दी गई चाय का एक घूंट लिया और कहा, मैं तुम्हें एक धूपबत्ती के लिए यहाँ घुटने टेकने की सजा दूंगी। एक धूपबत्ती के बाद तुम उठो और अपना काम करो, समझे? दास ने स्वामी को धन्यवाद दिया। थिनर ट्रुक ने 3 बार सिर झुकाया और अपने हृदय की गहराइयों से अत्यंत कृतज्ञता महसूस की। कमरे में बर्फ का स्नान था, इसलिए हवा ज्यादा गर्म नहीं थी।
मालिक ने उसे यहाँ घुटने टेकने दिया। वह क्यों नहीं समझी कि उसे उसकी परवाह है। अगर कोई दूसरा मालिक होता तो वह उसे अपने पास नहीं रखता। अब जब उसे इस तरह से हल्की सजा दी गई थी तो यह पहले से ही उसके मालिक की बड़ी दयालुता थी। वास्तव में ट्रांग लेक येन उन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन यह मामला येन क्वी टैन ने उजागर कर दिया था। अगर वह कुछ नहीं कहती तो यह दूसरों को संदिग्ध बना देता। हालांकि थिना ट्रुक को कैसे दंडित किया जाए, यह उसका काम था। थिना ट्रुक एक बुद्धिमान और समझदार महिला थी। वह ऐसे नौकर को खोना नहीं चाहती थी। जब रखेलों ने सोचा कि सम्राट कार्ड को आगे नहीं बढ़ाएगा तो वह अचानक महारानी के कैनाउंग पैलेस में लगातार 2 रातों तक रुका। महारानी सम्राट की पहली पत्नी थी। अन्य रखेलों को ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं था। तीसरे दिन की शाम को सम्राट शाही कुलीन पत्नी शू के घर गया और अगली सुबह उसने शाही कुलीन पत्नी शू को काफी इनाम दिया, जिससे पता चला कि सम्राट का उसके प्रति अनुग्रह कम नहीं हुआ था। शाही कुलीन पत्नी शू के बाद पत्नी जू, शाही कुलीन पत्नी निंग और शाही कुलीन पत्नी जियान आईं, जिनमें से प्रत्येक ने एक रात ली। सम्राट की इस हरकत से रखेलों को लगा कि उसने गर्मियों में कार्ड को पलटना पसंद न करने की अपनी आदत बदल ली है। कई प्रसिद्ध लोगों के पास जाने के बाद सम्राट ने अगले 2 दिनों तक कार्ड को पलटा नहीं, जिससे सभी भ्रमित हो गए। महाराज, यह खोजे आपका स्वागत करने आए हैं। काओ डुक ट्रुंग की यह बात सुनकर फोंग कैन समझ गया। वह उससे पूछना चाहता था कि क्या वह आज कार्ड सौंपेगा या नहीं। मुझे अंदर आने दो। फोंग कैन ने काम करना बंद कर दिया। काओ डुक ट्रुंग ब्रश को हाथ में लेने के लिए आगे बढ़ा और देखा कि कागज पर केवल एक शब्द नहीं लिखा था, जैसे उड़ता हुआ ड्रैगन और नाचता हुआ फीनिक्स। जब नपुंसक उसके सामने घुटनों के बल बैठा और ट्रे पेश की तो फोंग कैन ने अंदर रखे उपपत्नी के कार्डों पर नजर डाली और अचानक पूछा, क्या दाओ नगोक कैक के बाहर आड़ू लगभग पक चुके हैं? काओ डुक ट्रुंग को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, सर, यह संभवतः खाने योग्य है, लेकिन अभी पूरी तरह से पका नहीं है। अधपका होने के अपने फायदे हैं। फोंग कैन ने एक कार्ड उठाया। मैंने कुछ दिनों से चियो सुंग नगी को नहीं देखा है। चलो आज रात दाओ नोक कैक चलें, यह जानते हुए कि आज रात वह फिर से सम्राट का आनंद ले पाएगी। ट्रांग लेक येन ने एक आड़ू उठाया जो अभी अभी बाहर से तोड़ा गया था, बाहर की तेज धूप को देखते हुए, और एक ही बार में फल का आधा हिस्सा तोड़ दिया। फोंग कैन ने स्मारकों को संभालना समाप्त किया, यह देखते हुए कि अभी भी सुबह थी। उसने काओ डुक ट्रुंग को जल्दी से अंदर आते देखा और पूछा, क्या बात है? महाराज, राजमाता ने अभी अभी शाही उपपत्नी न्यू के महल की एक नौकरानी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया है। कारण? फोंग कैन ने शांति से पूछना जारी रखा। काओ डुक ट्रुंग घबरा गया था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन वह उसे पोंछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने जवाब देना जारी रखा, इस नौकर ने सुना है कि यह महल की नौकरानी रानी माँ की फीनिक्स गाड़ी से टकरा गई है। नूफी की दासी रानी माँ की फीनिक्स गाड़ी से क्यों टकराई? फोंग कैन ठंडी हंसी हंसा। इस नौकर ने सुना कि रानी माँ आड़ू के बगीचे में जाना चाहती थी, लेकिन अचानक शाही उपपत्नी न्यू की महल की नौकरानी आड़ू तोड़ने के लिए आ रही थी। वह घबराकर भागी और रानी माँ से टकरा गई, जिससे रानी माँ चौंक गईं और डर गईं। इसलिए उन्हें बेंत से पीटा गया। अभी आड़ू के बगीचे में केवल कुछ कच्चे आड़ू हैं, देखने के लिए क्या है? फोंग कैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर मुझे भी अपनी माँ के साथ थोड़ी देर के लिए आड़ू के बगीचे को निहारने आना चाहिए। ट्रांग लेक येन ने सुना कि महारानी डोवगर आड़ू के बगीचे में जाना चाहती है, इसलिए उसने उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक महल की नौकरानी आड़ू चुराने आई और महारानी डोवगर से टकरा गई, जिससे नुहूफी को डांट पड़ी। नुहूफी को, जो हमेशा घमंडी रही थी, अब पीला चेहरा और जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई देखकर ट्रांग लैक येन आगे बढ़ी और बोली, कृपया मुझे माफ करें, महामहिम। मुझे लगता है कि नुहूफी की बड़ी बहन को नहीं पता था कि उसके महल में लोग इतने साहसी थे। आप अपने लोगों का भी प्रबंधन नहीं कर सकते, आप और क्या कर सकते हैं? रानी माँ ने ट्रांग लैक येन की ओर ठंडी निगाह से देखा। मेरे काम में हस्तक्षेप करना तुम्हारा काम नहीं है। मैं दोषी हूँ। ट्रांग लैक येन ने भयभीत होने का नाटक किया और चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। माँ ने हमेशा बुद्ध की पूजा की है, किसी नौकर के हाथ पैर को अपनी करुणा से खिलवाड़ न करने दे। कुछ दूर खड़े फोंग कैन ने अपना मुंह खोला और कहा, दोनों रखैलों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। माँ, कृपया उन्हें खड़ा होने दे। रानी माँ ने अपने सामने घुटने टेके हुए दो लोगों की ओर देखा और धीरे से कहा, यदि सम्राट ने बोल दिया है तो आप दोनों को खड़े हो जाना चाहिए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। ट्रांग लैक येन खड़ी हुई और एक तरफ हट गई। उसने अपना सिर नीचे करके कढ़ाई वाले जूते पर लगे मोती को देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। महाराज, ऐसा नहीं है कि मैं चीजों को मुश्किल बनाना चाहती हूँ। महारानी ने पीली चेहरे वाली नुफी की ओर देखा। एक महल के मुखिया के रूप में आप अपने महल में नौकरों का प्रबंधन भी नहीं कर सकते। आपने वास्तव में मुझे निराश किया है। फोंग कैन ने ठंडे स्वर में कहा, माँ, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक नौकर हूँ। अगर मुझे सजा देने का आदेश दिया गया है तो मुझे एक नौकर की वजह से गुस्सा नहीं होना चाहिए और खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। महारानी विधवा ने सम्राट की यह बात सुनी और जान गई कि सम्राट का नुफी को दंडित करने का कोई इरादा नहीं है। उसने असंतुष्ट होकर नुफी को घूरा और फिर अपनी पालकी पर सवार होकर चली गई। महाराज, उपपत्नी नूह ने डरते डरते फोंग कैन की ओर देखा। उसका छोटा सा चेहरा अभी भी पीला था। पहले पीछे हटो। फोंग कैन शांत रहा। अपने महल के मामलों को ध्यान से साफ करो। मैं विदा लेता हूँ। नुहूफी ने अपने होंठ काटे, पीछे हटी और चली गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो सम्राट ने चिऊ सुंग नगी का हाथ पकड़ रखा था। इस समय चिऊ सुंग नगी ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। उनकी आंखों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने न देखने का नाटक किया। महाराज, मुझे पूरे शरीर में पसीना आ रहा है। ट्रांग लेक येन ने धीरे से सम्राट को धक्का दिया जो उसके पास आ रहा था। उसकी आंखें शर्मिंदगी से भर गईं। मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। मेरे प्यारे, तुम्हें मेरी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। फेंग जिन ने झुआंग लुओयान के होठों पर हल्के से चूमा, फिर अपने बगल में खड़े नौकरों से नहाने का सामान तैयार करने को कहा। नौकरों ने समझ लिया और एक बड़ा गर्म पानी का टब तैयार करने चले गए, जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। झुआंग लुओयान को फेंग जिन ने बाथटब में ले जाकर भावुक कर दिया। यह टब उसके सामान्य टब से कितना बड़ा था। एक नग्न पुरुष और महिला एक ही पानी के टब में नहा रहे थे। अगर कुछ नहीं हुआ तो यह वास्तव में अनुचित होगा। इसलिए जब झुआंग लुओयान ने सम्राट की गर्दन को गले लगाया और बाथटब में करा उठी, तो उसे सच में विश्वास हो गया कि इस तरह की पानी में खेलती हुई मंदारिन बत्तखें बहुत उत्तेजक थी। नहाने में आधे घंटे से अधिक समय लगा। झुआंग लुओयान का शरीर नरम हो गया और उसने सम्राट को अपनी स्कर्ट बांधने दी, अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेटा और हंसी। महाराज, आप इसे बहुत धीरे से बांधते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? फोंग कैन ने सुंदरी का पक्ष दबाते हुए कहा, या क्या मुझे अपनी प्रिय उपपत्नी को अपने कपड़े बदलने देना चाहिए? महाराज,
क्या यह मुझे धमकाना नहीं है? ट्रांग लेक येन ने शर्माते हुए अपनी आवाज कम कर ली। मेरी कमर अभी भी बहुत थकी हुई है। फोंग कैन ने धीरे से हंसते हुए ट्रांग लेक येन के कपड़े ठीक किए, मीनार से आई सुंदरता को अपने सीने से लगाने के लिए नीचे झुका, दरवाजे की ओर मुड़ा और पुकारा, वह कहाँ है? महल की नौकरानियां और हिजड़े जो बाहर खड़े थे, सिर झुकाए अंदर आए, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने चुपचाप कमरे की सफाई की और पानी की बाल्टी बाहर ले गए, हालांकि सभी को पता था कि अभी क्या हुआ था। ट्रांग लेक येन के अभी भी गीले बालों को सहलाते हुए फोंग कैन ने पूछा, मेरी प्यारी उपपत्नी आमतौर पर क्या करती है? पढ़ना, सुलेख का अभ्यास करना, कढ़ाई करना, बोनसाई की देखभाल करना, जीथर का अभ्यास करना, लेकिन मैं इन चीजों में बहुत अच्छा नहीं हूँ। ट्रांग लेक येन ने दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर अपना सिर कई बार रगड़ा, मानो अपनी बेचैनी व्यक्त करना चाह रही हो। लेकिन मुझे लगता है, अगर मैं धीरे धीरे अभ्यास करूंगी, तो निश्चित रूप से प्रगति करूंगी। ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर आपको ये पसंद है तो इन्हें सीखिए, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन की पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, मेरी प्यारी उपपत्नी अब बहुत अच्छी है। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि इस एक वाक्य की वजह से ही शुरू में खराब मूड तुरंत खुश हो गया था। फोंग कैन ने उन चमकीली, जगमगाती आंखों को देखा जो उसे घूर रही थी, और सिर हिला दिया। उसकी गर्दन को पकड़े हुए हाथ थोड़े कस गए। फोंग कैन ने दूसरी बार नीचे देखा, सुंदरी पहले ही अपना सिर उसकी गर्दन पर टिका चुकी थी। खुश दिखने के अलावा वहां से जाने में थोड़ी अनिच्छा भी थी। उसका दिल थोड़ा कांप उठा। उसने उस व्यक्ति को गले लगाया और बिस्तर की ओर चल दिया। सुबह सुबह सूरज अभी अभी निकला था। काऊ डुक ट्रुंग, थिना ट्रुक और नौकर बाहर खड़े अपने मालिक के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। कल रात कमरे में फिर से शोर था, शायद मालिक आज जल्दी नहीं उठेंगे। काऊ दे झोंग ने शाही उपपत्नी झाओ की दो करीबी महल की नौकरानियों पर नजर डाली। पहली नजर में वे बहुत अनुशासित दिखीं, कभी भी उनसे कोई खबर सुनने की कोशिश नहीं की। वे वास्तव में उन महल की नौकरानियों की तुलना में अधिक सुखद थी, जो खुद को होशियार समझती थी। आधे घंटे और खड़े रहने के बाद अंदर से आवाज आई। काऊ दे झोंग कुछ नौकरों को अंदर ले आया। यह अभी भी पहले जैसा ही था। शाही उपपत्नी झाओ लेटी हुई थी। सम्राट पहले ही बिस्तर से उठ चुका था। अगर हम एहसानों की बात करें, तो शाही उपपत्नी झाओ को सबसे ज्यादा एहसानमंद नहीं माना जाता था, लेकिन सम्राट पहले ही उठ चुका था और वह अभी भी सो रही थी। यह निश्चित रूप से एकमात्र था। यद्यपि वह शाही कुलीन पत्नी थुक थी, फिर भी शाही उपपत्नी की सेवा की रात के बाद अगली सुबह उसे कपड़े बदलने के लिए सम्राट की सेवा करने के लिए जागना पड़ता था। लेकिन सम्राट को विनम्र होने की कोशिश करते देख वह समझ गया कि बिस्तर पर मालिक अभी भी सो रहा है। कमरे में प्रेम प्रसंग के बाद एक विशिष्ट गंध थी। काऊ डुक ट्रुंग ने लंबे समय तक सम्राट की सेवा की थी, इसलिए निश्चित रूप से वह इधर उधर नहीं देखेगा। सम्राट को कपड़े बदलने के लिए सेवा देने के बाद उसने देखा कि सम्राट बिस्तर के पास आया और चियू सुंग नगी के माथे पर हल्के से चूमा, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। नुहफी की महल की नौकरानी को महारानी विधवा द्वारा गंदे हाथ और पैर के कारण पीटे जाने की कहानी, जिसने नुहफी को फंसाया और उसे भी दोषी ठहराया गया, रात भर पूरे हरम में फैल गई। कुछ रखैलें तो खुशी से देख रही थी, कुछ को इसकी परवाह नहीं थी। यह महल की नौकरानी वास्तव में बहुत होशियार नहीं है। हालांकि आड़ू का बगीचा बड़ा नहीं है, लेकिन आड़ू को छिपाना मुश्किल नहीं है। वह आड़ू के कारण घबराकर फीनिक्स गाड़ी में क्यों भागेगी? मुझे वास्तव में नहीं पता कि वह बुद्धिहीन है या अंधी है,
उपपत्नी सुने तिरस्कारपूर्वक कहा। उपपत्नी न्यू भी वास्तव में बदकिस्मत है कि उसे ऐसा नौकर मिला है। यह सही है, क्या दुर्भाग्य है, अन्यथा वह आड़ू चुराने के लिए दाव नोक मंडप के बाहर बगीचे में कैसे भाग सकता था, और यहाँ तक कि रानी माँ से भी टकरा सकता था। शाही उपपत्नी थुक ने आधी मुस्कुराई, आधी नहीं। अपने हाथ में एक अंगूर को घुमाया। उसके सावधानी से पॉलिश किए हुए नाखूनों ने अंगूर की त्वचा पर हल्के से रगड़ दिया, जिससे रसदार गूदा दिखाई देने लगा। इस हरम में कोई भी सरल नहीं है। अपने हाथ में पकड़े अंगूर को हरे कमल के पत्ते के आकार की जेड प्लेट पर फेंकते हुए शाही उपपत्नी शू ने उसे धीरे से पोंछने के लिए रुमाल का इस्तेमाल किया। शाही उपपत्नी सू की ओर देखा और कहा, ये शब्द मेरी उपस्थिति में कहने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप बाहर जाएं तो मेरे लिए अपना मुंह बंद रखें, समझे? हाँ। तू नगीतो ने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि जो बात सभी जानते थे उसका उल्लेख क्यों नहीं किया जा सका। मास्टर, क्या आप अभी भी कल के बारे में सोच रहे हैं? थिनर ट्रुक ने ट्रांग लेक येन के बाल सजाए। अपने मालिक को गहरी सोच में डूबा देखकर उसे लगा कि वह मृत महल की नौकरानी के बारे में सोच रही है, इसलिए वह असहज महसूस करने लगी और उसने सलाह दी, हरम ऐसा ही होता है। एक गलत कदम और तुम नरक में गिर जाओगे। मालिक, ज्यादा चिंता मत करो। ट्रांग लेक येन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि कल क्या हुआ था। नूफी और वह एक ही पक्ष में नहीं थे, इसलिए जब उसने महल की नौकरानी को दाउन गोक कैक के आसपास घूमते देखा तो उसने फुकबाओं को उसे थोड़ा डराने, उसे चेतावनी देने के लिए भेजने का इरादा किया। कौन सोच सकता था कि यह महल की नौकरानी इतनी डरपोक होगी, कुछ आड़ू चुराने का नाटक करेगी और फिर जल्दी से भाग जाएगी। जैसे ही वह वहां पहुंची, वह क्रोधित महारानी डोवगर से टकरा गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह महल की नौकरानी दाव नोक कैक के पास क्यों छिपी हुई थी, और नूफी घटना के बाद इतनी जल्दी क्यों आई। क्या इस मामले में कोई और भी शामिल हो सकता है? अचानक याद आया कि दीप थुक डुंग के गर्भपात के बाद 2 महल की नौकरानियों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। किम लुओंग नगी को सम्राट द्वारा ठंडे महल में निर्वासित कर दिया गया। दीप बहनों के बीच एक दूसरे के साथ संघर्ष हुआ। महारानी डोवगर बुद्ध की पूजा करते समय प्रकट हुईं और कई बार सम्राट के साथ उनका संघर्ष हुआ। साथ ही महारानी डोवगर अचानक इस साधारण आड़ू के बगीचे में घूमने के लिए आना चाहती थीं, फिर किसी को मार डाला। क्या इन घटनाओं के बीच कुछ बहुत ही असामान्य था? क्या कोई ऐसा है जो उसे या नूफी को या किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहता है? लेकिन अंत में योजना बर्बाद हो गई और नूफी को रानी माँ द्वारा डांट खानी पड़ी। उस महल की नौकरानी का क्या नाम है? क्या महल में कोई ऐसा है जो तुम्हारा करीबी हो? थिनर ट्रुक अपने बन में लाल कोरल हेयरपिन लगाने ही वाली थी। ट्रांग लेक येन ने उसे रोका। थिनर ट्रुक के हाथ से हेयरपिन खींच लिया, एक और जेड हेयरपिन लिया और उसे दे दिया। थिनर ट्रुक ने ट्रांग लेक येन की इच्छा के अनुसार उसके सिर पर हेयरपिन पहना दिया। यह नौकरानी केवल इतना जानती है कि उसका नाम किम दाओ है। वह नूफी नुओंग नुओंग के महल में झाड़ू लगाने के लिए जिम्मेदार एक महल की नौकरानी है। उसे आम तौर पर नूफी नुओंग नुओंग के पास जाने का अवसर नहीं मिलता है। थिनर ट्रुक के अनुसार ऐसा लग रहा था कि उसे भी संदेह है कि इस मामले में कुछ अजीब बात है। ट्रांग लेक येन ने कोरल हेयरपिन को बॉक्स में रख दिया। अभी इस मामले के बारे में पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। कल तो सम्राट भी इसमें शामिल हो गया। यह कोई छोटी बात नहीं होगी। आज महारानी ने रखैलों को श्रद्धांजलि देने आने से छूट दे दी और रखैलों को भी आत्मयातना का एक कदम कम उठाना पड़ा और सभी ने राहत की सांस ली। ट्रांग लेक येन धीरे धीरे बगीचे में चली गई। आज सुबह अपने सहकर्मियों की गपशप के बारे में सोचते हुए यह देखकर कि कुछ भी नहीं बदला था, यहाँ तक कि नूफी
जिसे रानी माँ ने फटकार लगाई थी, ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। तभी किसी को पता चला कि उनके दिल कितने गहरे थे। कुछ समय के लिए दाव नोक कैक में लौटने के बाद किएन चीन महल से नपुंसक उसके लिए इनाम की घोषणा करने आया। यह सिर्फ कुछ ब्रोकेड, गहने, मोती और जेड था। सबसे उल्लेखनीय चीज लाहान पाइन का एक बोनसाई था। इस बोनसाई को बहुत सार्थक रूप से मरम्मत की गई थी, जिससे लोग इसे देखकर खुश महसूस करते थे। इसे बाहरी कमरे में रखना बहुत उपयुक्त था। महाराज, मेरे जाने से पहले महामहिम ने कहा था कि उनके पास अभी भी लाहान पाइन के अन्य बर्तन हैं। यदि आप इस बर्तन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसे बदल सकते हैं। हिजड़े ने बस मुस्कुरा कर कहा। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। यह टब बहुत सुंदर है। ट्रांग लेकयेन ने देखा कि थान हुआ चीनी मिट्टी के बर्तन पर सफेद बर्फ के बेर के फूल थे। क्या यह सम्राट का उसके सामने कबूलनामा था? मुझे यह बहुत पसंद आया। ट्रांग लेकयेन के होठों पर मुस्कान तुरंत चमक उठी। उसने नपुंसक को पैसों की थैली देकर पुरस्कृत किया। गमले के बाहरी हिस्से को रूमाल से सावधानीपूर्वक पोंछा, मानो उसे यह गमला बहुत पसंद हो। उसके बगल में रखे ब्रोकेड और गहनों ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया। ऑर्डर पास करने वाले नपुंसक ने लाहान पाइन के गमले को असमंजस से देखा। हालांकि गमला काफी सुंदर था, यह कोई दुर्लभ चीज नहीं थी। चिऊ सुंग नगी को यह चीज क्यों पसंद आई? हिजड़ा रिपोर्ट करने के लिए किएन चीन महल में वापस आया। पहले सम्राट सिर्फ सिर हिलाकर चले जाते थे, लेकिन आज जब सम्राट ने अपनी बात खत्म की, तो उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क्या राजकुमारी चियो को ये चीजें पसंद हैं? फोंग कैन ने दरबार छोड़ा, अपना शाही मुकुट उतारा और उस खोजे की ओर देखा जो फरमान सुना रहा था। इस हिजड़े को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुख्य हिजड़ा काओ डुक ट्रुंग भी उसे घूर रहा था। महाराज, राजकुमारी चियो को यह बहुत पसंद है। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर विस्तार से बताया कि दाव नोक मंडप में क्या हुआ था। पहले तो शाही उपपत्नी चियो बहुत खुश थी, लेकिन बोन तुंग लाहान को देखने के बाद वह और भी खुश हो गई और उसने इस नौकर को एक सोने की पट्टी से पुरस्कृत भी किया। जब नौकर चला गया, तो मैंने देखा कि चिऊ सुंग नगी गमले को पोंछने के लिए रूमाल का इस्तेमाल कर रही थी। उसे शायद लाहान पाइन गमला बहुत पसंद है। अच्छा, अगर शाही उपपत्नी झाओ आपको एक सोने की पट्टी से पुरस्कृत करती है, तो मैं आपको 2 सोने की छड़े से पुरस्कृत करूंगा। काओ डुक ट्रुंग, उसे इनाम लेने ले जाओ। फोंग कैन ने अच्छे मूड में सम्राट की टोपी महिला अधिकारी को दे दी। हाँ सर, काओ डुक ट्रुंग ने उस खोजे को जो आदेश दे रहा था, दरवाजे तक ले जाकर मुस्कुराया और खोजे से कहा, छोटा लड़का, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, लेकिन क्या चियो सुंग नगी को वास्तव में वह बोन तुंग लाहान पसंद है? महाराज, इस नौकर की हिम्मत कैसे हुई कुछ गलत कहने की? मुख्य प्रबंधक ने इसे नहीं देखा। सबसे पहले इस नौकर ने देखा कि शाही उपपत्नी चियू ने ब्रोकेड और गहनों को देखा और सोचा कि वे सामान्य हैं, लेकिन फिर उसने अरहत देवदार के पेड़ को देखा और तुरंत कई गुना अधिक उत्साहित हो गया। इस सेवक को कई बार दाव नोक मंडप में शाही आदेश देने का मौका मिला है, और उसने शाही पत्नी चियो को इतना खुश कभी नहीं देखा है। जिस खोजे ने यह फरमान सुनाया था, उसने अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि शाही उपपत्नी चियो अचानक इतनी खुश क्यों हो गई। मालिक के मामले, एक गुलाम के रूप में मुझे कम जिज्ञासु होना चाहिए। काओ डुक ट्रुंग ने उसे 2 सोने की छड़ें दी। मालिक के मामले, एक गुलाम के रूप में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझे? जिस खोजे ने यह फरमान सुनाया था, उसने यह सुना और तुरंत अपना सिर हिला दिया।
इस किएन चीन महल में उनका एक निश्चित पद हो सकता है। बेशक उनके पास दिमाग भी है। साथ ही महाप्रबंधक काओ डुक ट्रुंग की चेतावनी के बाद भी वह यह क्यों नहीं समझते कि यह मामला दूसरों को नहीं बताया जा सकता। काओ डुक ट्रुंग फोंग कैन के पास वापस आया और उसने उन शब्दों को याद किया जो नपुंसक ने अभी अभी कहे थे। सम्राट के हाव भाव को देखकर वह चियो सुंग नगी की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट लग रहा था। थिना ट्रुक और वान टिच दोनों ने सुना था कि उनके स्वामी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था। अब सम्राट द्वारा पुरस्कृत किए गए पौधों के गमले को देखकर वे दोनों अपने स्वामी के लिए खुश थे। वे दोनों दौड़कर फूल की मूर्ति से पूछने के लिए उत्सुक थे कि ला हान पाइन की तुरंत देखभाल कैसे करें। ट्रांग लेक येन ने उन फूलों और घासों को याद किया जिन्हें पुरस्कृत किया गया था। पहले कैट कैन टू था, फिर कमल, अब यह ला हान पाइन था। क्या सम्राट अपने अगले जन्म में फूलों की दुकान खोलने की योजना बना रहा था? लेकिन स्थान हुआ चीनी मिट्टी के बर्तन बेसिन को देखकर यह वास्तव में बहुत सुंदर था। आधुनिक समय में इसकी कीमत शायद आसमान छू रही होगी, क्योंकि हाल ही में सम्राट जिस किसी पर कृपा करता था उसे कुछ चीजों से पुरस्कृत करता था। महल में हर कोई इसे देखने का आदी था, इसलिए इस बार दाओ नोक कैक को पुरस्कृत किए जाने से रखैलों में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। महारानी ने हमेशा की तरह किसी को उपहार देने के लिए भेजा। हालांकि यह बहुत कीमती नहीं था, लेकिन कम से कम यह मुख्य महल के उदार और दयालु रवैये को दर्शाता था। सम्राट ने रखैलों का दौरा किया, यह नहीं जानते हुए कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन उन्होंने ये बहनों के कार्ड को नहीं दिखाया। यहाँ तक कि महारानी के चचेरे भाई सन हुईजी को भी एक बार तरजीह दी गई थी। फिर उन्हें सन रोंगहुआ के पद पर पदोन्नत किया गया, जो ये रोंगहुआ के समान स्तर पर बैठे थे। झुआंग लोयान ने सुना कि महारानी के चचेरे भाई को सन रोंगहुआ के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसने आह भरी, यह सम्राट वास्तव में अनैतिक था। हरम में बहुत सारी उपाधियां थी, लेकिन उसने जानबूझकर पदोन्नति के लिए डुंगुआ चुना। क्या यह जानबूझकर ये वानमी को बदनाम करने की कोशिश नहीं थी? रानी का स्वागत करने के लिए आते समय ट्रांग लेक येन ने नवनिर्मित टोन डुंग हुआ को देखा। उसे सुंदर और शर्मीला देखकर वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। यह कैसा पाप है, इस तरह की एक युवा और ताज़ा लड़की हरम में संघर्ष में एक बलिदान बन गई। दूसरों का उल्लेख नहीं करना। मुझे डर है कि महारानी ने भी उसे केवल एक शतरंज के टुकड़े के रूप में देखा। पिछली रात की भारी बारिश ने माहौल को थोड़ा ठंडा कर दिया। ट्रांग लेक येन ने कैना उंग महल छोड़ दिया। अचानक कमल को देखने जाने का विचार आया। उसने सुना था कि शाही उद्यान से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर कमल का तालाब है, लेकिन दुर्भाग्य से वह कभी भी वहां दृश्य देखने नहीं गई थी। अब जब उसे दिलचस्पी लेने का एक दुर्लभ अवसर मिला था, तो उसने वहां जाने का फैसला किया। जब वह कमल के तालाब पर पहुंची, तो वहां के कमल के फूल वाकई बहुत सुंदर थे। ट्रांग लेक येन खुद को एक कमल चुनने से नहीं रोक पाई। जैसे ही वह दृढ़ होने वाली थी, उसने अपने पीछे एक युवा आवाज सुनी जो उसका अभिवादन कर रही थी। क्या वह कंसोरट झाओ आगे है? ट्रांग लेक येन ने पलटकर देखा। वह तोंग डुंग हुआ थी। वह धीरे से मुस्कुराई। मैं राजकुमारी चियो को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। टोन डुंग हुआ ने शालीनता से सिर झुकाया। उसके रूप से ऐसा आभास हो रहा था कि वह एक अच्छी बच्ची है। ट्रांग लेक येन ने आह भरी। वह लड़की और उसका यह शरीर दोनों 18 साल के थे। उसमें अब कोई मासूमियत क्यों नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा स्वभाव निर्धारित करती है? सन रोंग हुआ को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और सिर हिलाया। सन रोंग हुआ भी कमल देखने आया था। मैंने सुना है कि यहाँ कमल के फूल बहुत सुंदर खिलते हैं। मैं यहाँ आकर कुछ देर उन्हें निहारने की योजना बना रहा हूँ। सुडुंग हुआ ने कमल के तालाब की ओर देखा। दुर्भाग्य से
यह वह समय नहीं है जब कमल के फूल सबसे सुंदर होते हैं। कुछ और दिन प्रतीक्षा करें और वे और भी सुंदर हो जाएंगे। मेरे लिए यह हमेशा एक जैसा ही है। जब तक यह खिलता है, यह सुंदर है। ट्रांग लेकयेन ने अपने हाथ में रखे फूल की ओर देखा। मुझे अभी भी कुछ निजी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं टोन डोंग हुआ के साथ कमल की प्रशंसा नहीं कर सकती। राजकुमारी चिएव को विदाई। सन रोंगहुआ ने थोड़ा झुककर अचानक कहा, फूलों को सबसे सुंदर दिखने के लिए सही समय पर खिलना चाहिए। ट्रांग लेकयेन ने अजीब ढंग से टोन डोंग हुआ को देखा। ताज़े फूलों को तुरंत तोड़ लेना चाहिए। अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो शाखाएं टूट जाएंगी। यह कहने के बाद उसने कमल के फूल की टहनी उठाई जो उसने अभी अभी तोड़ी थी। पालकी पर सवार होकर चला गया। टोन डोंग हुआ ने उदासीनता से लोगों के समूह को दूर जाते देखा। धीरे से अपना सिर घुमाया, झील की सतह को देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। महाराज, टोन डोंग हुआ का क्या मतलब है? वान तिच अभी भी थोड़ा चिंतित था। इस नौकर को हमेशा लगता है कि यह टोन डोंग हुआ उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। शैली बहुत तुच्छ है। ट्रांग लेकयेन ने कुछ कमल की शाखाएं लंबे फूलदान में डाली और धीरे से कहा, आज उसने मुझसे इस तरह बात की। कल जब वह अन्य उपपत्नियों से मिलेगी तो वह भी इस तरह बात करेगी। ऐसा लगता है कि महारानी डोवगर की चचेरी बहन का आचरण महारानी से कहीं अधिक निम्न है। ट्रांग लेकयेन को इस बात की थोड़ी बहुत समझ थी कि इस शरीर का पिछला मालिक कैसा दिखता था। पहले तो नई पसंदीदा छोटी लड़की शायद अब टोन डोंग हुआ की तरह थी, इतनी घमंडी कि वह भूल गई कि वह कौन थी और इस महल में और कौन था। 2 दिन बाद रात में एक जोरदार वज्रपात हुआ जिससे ट्रांग लेकयेन इतनी डर गई कि वह उछल पड़ी। प्रकाश की किरणों से भरी अंधेरी रात को देखते हुए उसने सोचा कि क्या वह गलत थी। ऐसा लगा जैसे उसने दूर से एक महिला को चिल्लाते हुए सुना हो।